बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अब हम चैप्टर के इनसाइड रिव्यू से मुतालिक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। पहला सवाल हमारे सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दोनों टाइप की कोऑर्डिनेशन में हम फ़र्क कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आंसर जो है वो टेबल की शक्ल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन की हेडिंग है, दैन उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन की हम यहाँ पर हेडिंग देंगे। इस तरह जो है ना ये टेबल बन गई और इसके जो है ना तकरीबन 5 पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तहरीर किए हैं। कम से कम आपको 3 पॉइंट आने चाहिए जो बिल्कुल ठीक हों। अगर रिस्क होता है तो फिर हम कुछ पॉइंट 1 या 2 और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन में कि इट इज़ अ क्विक बट शॉर्ट लिव एक्शन। इसमें जनाब जो है ना मैंने क्विक को बोल्ड किया हुआ, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक मुख्तसर लेकिन तेज़ वकू पजीर होने वाला एक एक्शन होता है, एक अमल होता है। जबकि इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आप देखें, पैरेलल देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन में, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऐसा एक्शन है जो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग है और ये शॉर्ट लिव है। तो वहाँ लॉन्ग लास्टिंग को हमने बोल्ड किया तो यहाँ शॉर्ट लिव को भी कर देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, मैसेजेस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो पैगामात हैं वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं बॉडी में, जबकि मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं हार्मोन की फॉर्म में बॉडी के अंदर, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंडर इस पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। इसमें जो न्यूरॉन होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, यानी वो पैगामात की तरसील में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कंडक्ट मैसेजेस। और इसमें किस तरह के मैसेजेस कंडक्ट करेगा वो यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं कि नर्व इम्पल्सेस तो नहीं होंगी, तो ये मैसेजेस को इस तरह करेगा कि कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट हार्मोन। इसको थोड़ा सा हम यहाँ रीराइट करेंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट हार्मोन। हार्मोन जो है इनकी ट्रांसमिशन में बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रोल प्ले कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 4, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड पे डिपेंड नहीं करता, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन डिपेंड ऑन नर्वस सिस्टम फॉर फंक्शन। लास्ट पॉइंट, इट कंजिस्ट ऑफ न्यूरॉन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरॉन पे कंजिस्ट करता है, इस पर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है इट कंजिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन एंड ब्लड। यूँ आप कह लें कि इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन की प्रोडक्ट हैं, फिर वो हार्मोन बॉडी में कैसे जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, कैसे वो प्रोपिगेट करते हैं, तो वो बजरिया ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को देखा, न्यूरॉन नर्वस कोऑर्डिनेशन में और जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो है ना 2 टाइप के सिस्टम हैं, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिफरेंशिएट करना है। तो इसी तरीके से हमने इसको टेबल की फॉर्म में पहले हम हेडिंग देंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फिर इसके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप देखें कि इट कंजिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम cervical, thoracic and lumbar region of the spinal cord.
जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो है ये वो उन नर्व पे मुश्तमिल होता है जो कि निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम क्रेनियम एंड सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा डीप पॉइंट है। इफ़ यू कैन रिमेंबर तो आप इस पॉइंट को ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आप इसको जनाब 2, 3 और 4 पॉइंट ऑफ जो है इनको याद कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2, इट प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, और जबकि जनाब जो है जो पैरासिम्पैथेटिक है इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर नॉर्मल सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन के लिए पैरासिम्पैथेटिक, जबकि इमरजेंसी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, क्योंकि वो जिस्म को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र जिस्म के अंदर हार्ट बीट की जो रेट है, हार्ट बीट की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड शुगर लेवल भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्योंकि बॉडी को वो नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है, तो ये इन तमाम जो फंक्शन है बॉडी के, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसको नॉर्मलाइज करेगा। इट नॉर्मलाइज द हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल। पॉइंट नंबर 4, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट वर्क इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट। यानी कि अगर हम मैमल की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो वहाँ फ्लाइट तो नहीं होगी, वहाँ पे रनिंग होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन ईटिंग, रेस्टिंग, यूरिनेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी एट्सेट्रा। तो 4 फीचर जो है ना ह्यूमन बॉडी की हवाले से हैं कंडीशन, इसमें ये इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हमने डिफाइन करना है और मुख्तसर तौर पे इसके बारे में बताना भी है कि इसकी जो है ना अफादियत क्या है बॉडी में। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SNS लिख सकते हैं या जिसको वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, VNS, इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट थ्रू या वाया स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के ज़रिए बॉडी का जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी जो कॉन्शियस कंट्रोल है, जो मर्ज़ी के ताबे है, उससे ये डील कर रहा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं SNS, या इसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम VNS भी कहते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नर्व्स और सेंसरी नर्व्स एंड एफरेंट नर्व्स या मोटर नर्व्स। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो 2 मेन टाइप की नर्व पे मुश्तमिल है। पहली जो है एफरेंट नर्व्स हैं, जिसको हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं, और दूसरी जो टाइप है एफरेंट नर्व्स या मोटर नर्व्स होती हैं। तो ये 2 टाइप की नर्व मिल के ओवरऑल सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं ह्यूमन बॉडी में। जी डियर स्टूडेंट, अब हम जो है ना एक क्वेश्चन जो कि डायग्राम से रिलेटेड है, उसमें ये बताया कहा गया है, पूछा गया है कि ड्रा एंड लेबल अ टिपिकल न्यूरॉन। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक या किसी भी सोर्स से आप डायग्राम की जो है ना वो बनाएंगे न्यूरॉन की डायग्राम और उसको लेबल करेंगे। तो इसमें जो न्यूरॉन की डायग्राम प्रेफर की जाती है वो होती है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन की डायग्राम मैंने यहाँ पर ये एक इंटरनेट सोर्स से लेके पेस्ट की हुई है। आप इससे मिलता जुलता सिंपल अंदाज में विदाउट कलरिंग एक जो है डायग्राम बना लेंगे और उसके जो मेन पार्ट्स हैं उसको लेबल कर देंगे। डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी जिसको सोमा कहते हैं, यानी ये मौजूद है, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। देन आप देखें कि इससे एक लॉन्ग जो है ना ये फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पे फिर आप देखते हैं कि श्वान सेल नज़र आ रहे हैं जो कि एक रिपेयरिंग सेल होते हैं, इसकी सपोर्टिंग सेल होते हैं।
नोड ऑफ रेनिवेर नज़र आ रही है, और एक्सॉन जो है ना वो आखिरकार ब्रांचों की फॉर्म में जाके इख्तिताम पजीर हो रहा था, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। जी, तो नर जो इम्पल्स होती है वो सेल बॉडी से जो है ओरिजिनेट होती है और वाया एक्सॉन ट्रैवल करती हुई इन टर्मिनल तक आती है। जी, सिर्फ डायग्राम बनानी है और लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ब्रोकन न्यूरॉन कैन बी रिपेयर्ड, कि जो न्यूरॉन ब्रेक हो जाए, डैमेज पहुंच जाए, तो उनकी क्या रिपेयरिंग पॉसिबल है, अगर है तो कैसे होगा ये प्रोसेस। तो इस सिलसिले में एक जो है ना छोटा सा मुख्तसर सा हम इसका आंसर लिखेंगे। एक प्रोटीन होती है, इसे कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, प्रमोट द रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल। ये जो नर्व सेल जो कि डैमेज हो जाते हैं, ख़ासतौर पर उनके एक्सॉन टर्मिनल या उनके एक्सॉन या उनके डेंड्राइट, तो इसकी रिपेयरिंग जो है ना वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस NGF प्रोटीन। द degenerating brain cell could be repaired by using embryonic stem cell। तो ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए जनाब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है ना ब्रेन सेल को जो कि डिजनरेट हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसको रिपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सवाल क्या कहता है जी, ये कहते हैं व्हाट इज द गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, या डिफाइन गैंग्लियन। तो गैंग्लियन को डिफाइन करना है। गैंग्लियन में भी डिफाइंड एट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज हैं उनके ग्रुप को, उसके क्लस्टर को हम गैंग्लियन कहते हैं। ये जो क्लस्टर होता है सेल बॉडीज का न्यूरॉन के, ये प्रोटेक्टेड होता है, इन्वेलप होता है बाय अ मेम्ब्रेन, और प्लूरल जो होता है गैंग्लियन का गैंग्लिया। गैंग्लिया आर फाउंड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी के सर्टन पार्ट में जो है ना गैंग्लिया पाए जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समटाइम आता है डिफाइन ब्रेन स्टेम या व्हाट इज मेंट बाय ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ब्रेन स्टेम इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। दिमाग का ये पिछला हिस्सा होता है, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। ओवरऑल इस पर ये मुश्तमिल होता है ये ब्रेन स्टेम। इट कनेक्ट रेस्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जनाब जो है ना दिमाग के बकाया हिस्से को ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज हिप्पोकैम्पस, गिव इट्स रोल इन ह्यूमन। हिप्पोकैम्पस क्या है, इसका इंसानों में किरदार क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दैट इज लोकेटेड डीप इन द सेरेब्रम, जो सेरेब्रम में एक अंदरूनी तौर पर अंदरूनी हिस्से में मौजूद होता है। रोल इसका क्या है, इसका जॉब क्या है, फंक्शन क्या है, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। नई यादाश्तों के हवाले से जो इंसान के जहन में नए वाक़यात जो महफूज हो रहे होते हैं, न्यू मेमोरीज जो बन रही होती हैं, उसमें इसका रोल होता है कि नई इंफॉर्मेशन, नई मेमोरीज किसी भी शक्ल में हो वो यहाँ पे महफूज हो जाती हैं। चाहे वो जनाब जो है ना आवाज़ की शक्ल में हो, चाहे वो बसरी यानी कि व्यू देखने के हवाले से हो, तस्वीर हो, वीडियोस हो, उस हवाले से हो, मनाजिर के हवाले से हो, या समात के हवाले से हो, या जनाब दीगर जो हमारी मेजर 5 सेंस ऑर्गन उनमें से इस्तेमाल करते हुए हों, तो जितनी भी मालूमात होंगी वो यादाश्त बन के, एक नई यादाश्त बन के इस हिस्से में स्टोर होती है। पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स। ऐसे अफराद जिनमें हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंच चुका हो किसी भी हवाले से, वो नई मालूमात को या नई यादाश्तें जो है ना वो स्टोर नहीं कर सकते, उनकी नई मेमोरीज नहीं बन सकती। बट पास्ट मेमोरीज आर रिटेन्ड, लेकिन माजी की जो वाक़यात हैं, माजी की जो यादाश्तें हैं, वो उसी तरह बरकरार रहती हैं।
यानी कि उनका हाफजा कमज़ोर हो जाता है। सादा लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन नर्व्स एंड गिव इट टाइप्स। नर्व को डिफाइन करना है और इसकी टाइप्स बतानी है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 में गैंग्लियन को डिफाइन किया था, तो अब जो है ना नर्व्स को डिफाइन कर रहे हैं। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज रैप्ड बाय अ मेम्ब्रेन। तो ये जनाब जो है ना सेल बॉडी के अपोजिट जो स्ट्रक्चर होती है यानी कि एक्सॉन, उसका ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन ऑफ सेवरल न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन जो करीब करीब हों तकरीबन, उनके एक्सॉन का ये ग्रुप होता है। इन्वेलप बाय अ फैटी मेम्ब्रेन, जो कि एक फैटी मेम्ब्रेन के ज़रिए ये जो है ना महफूज होता है। इसके गिर्द, इसके अराउंड एक फैटी मेम्ब्रेन की जो है ना कवरिंग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की खसूसियात की बिना पर नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में ये क्लासीफाई की जाती हैं नर्व्स। नंबर 1, सेंसरी नर्व्स, दे कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, इसलिए इन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहेंगे। मोटर नर्व्स जो होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली, ये मोटर न्यूरॉन की जो नर्व्स होती है उसमें मुश्तमिल होते हैं मोटर न्यूरॉन की एक्सॉन पर, तो इसलिए हम इन्हें मोटर नर्व्स कहते हैं। और मिक्स नर्व जो होती हैं वो जो मदर बाला यानी अबव 2 टाइप जो हैं इसका मिक्सचर होती है, कॉम्बिनेशन होती हैं मोटर मिक्स न्यूरॉन नर्व जो होती हैं। मिक्स नर्व्स के बारे में यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि दे कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। वेरी सिंपल टू डिफाइन them. Now we are going to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जनाब जान हमने ये करना है कि यहाँ पर इसकी नंबरिंग को करेक्ट करेंगे। यहाँ लिखें क्वेश्चन 10 है ये, और व्हाट इज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रैकेट में इस तरह लिखा गया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट तरीन अहम क्वेश्चन है, ये अहम तरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ नर्व इम्पल्स दैट ट्रैवल बाय जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड। ये असल में नर्व इम्पल्स है जो नोड ऑफ रेनिवेयर जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जंप लगाते हुए ट्रैवल करती है, यानी एक नोड से दूसरे नोड, फिर तीसरे चौथे, इस तरह। ये जो है ना कैंगरू की मानिंद जो है लंबी लंबी छलांगे लगाती हुई, ये जैसे कैंगरू एक लीपिंग करता है, छलांगे लगाता है, स्ट्राइड करता है, इस तरीके से नर्व इम्पल्स जो होती है वो सीधा रन करने के बजाय जंपिंग फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इस तरह की नर्व्स को हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे ये फ़ायदा होता है कि नर्व इम्पल्स की रफ्तार बढ़ जाती है। नाउ वी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इसमें इनको डिफाइन करना है। सिंपली नर्व इम्पल्स क्या होती है। अब नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 10 कि साल्टेटरी नर्व इम्पल्स को डिफाइन करें। तो साल्टेटरी नर्व इम्पल्स की जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है पास्ट में, माजी में। लेकिन फिर भी हमें एक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल नर्व इम्पल्स की भी डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये क्या होती है। नर्व इम्पल्स जो है जिसको हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसको जो 10 है इसको हम स्पेशल क्वेश्चन के तौर पे मानेंगे, और इसकी जो रोमन में नंबरिंग है वो इसी तरह 9 से चलेगी। तो यानी जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर है रोमन में वो 11 है, लेकिन हम इसको इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज मे बी डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट कि नर्व इम्पल्स क्या है। अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एक्टिविटी। जो नर्व इम्पल्स है वो एक तरक्की पजीर प्रोग्रेसिव वेव्स है कि इसमें इजाफा होता है जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है। अब प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एक्टिविटी, ये बरकी कीमियाई सरगर्मी की एक ऐसी लहर है का नाम है
अलॉन्ग अ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर के हमरा उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। दैट स्टिमुलेट, जो मुतहरिक कर देती है, और इनहिबिट या रोक देती है, स्टॉप कर देती है द एक्शन ऑफ मसल, किसी मसल के एक्शन को, या ग्लैंड के एक्शन को, वदूद के एक्शन को, या अदर नर्व सेल या किसी और नर्व सेल के एक्शन को, या तो ये इनहिबिट कर देगी या उसको ये स्टिमुलेट कर देगी। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी की प्रोग्रेसिव वेव होती है। तो क्वेश्चन हमारे पास एक और आ गया जनाब, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करें। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इसकी नंबरिंग भी फिर इसी तरीके से की जाती है कि 1.5 एंड 1.5 पॉइंट ऑफ व्यू इसको जो है ना हम क्या देते हैं, रिवार्ड देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक बहुत ही मुतहरिक किस्म का अचानक से वकूफ़ पज़ीर हो जाने वाला इनवॉलंटरी एक्शन होता है। एन इनवॉलंटरी एक्शन, an involuntary but instantaneous action produced due to sharp stimulus received in the body. This is called reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन की अजीज़ तुलबा हम इस तरह से भी तारीफ़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है, और भी इसके जो है अंदाज हो सकते हैं डिफ़ाइन करने के। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में तकरीबन एक सादा सी डेफिनेशन बनती है जिस पे सब मुत्तफिक होते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता है, वो पाथ है, वो ट्रेल है या वो ट्रैक है जिस पर रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, या जो रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते को फॉलो करता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन हार्मोन, गिव इम्पोर्टेंस। हार्मोन को डिफाइन करना है और इसकी इम्पोर्टेंस बतानी होती है। हार्मोन को जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो ज़रा टेक्स्ट बुक के हवाले से ही डिफाइन किया गया है। A chemical messenger molecule that is secreted by an endocrine gland and carried out by tissue fluid, for example blood in case of animal or sap in case of plant, to stimulate particular effector in action. हार्मोन एक पैगाम से मुज़य्यन पैगाम ले जाने वाला केमिकल मॉलिक्यूल होता है जिसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड खारिज करता है, और ये जनाब जो है ना जानदार के जिस्म में पाई जाने वाली रतूबत, जो कि ब्लड भी हो सकती है जब एनिमल हो, या एक जनाब सियाल मादा हो सकता है जिसको हम सैप कहते हैं अगर वो जानदार पौधा है, प्लांट है, उसके ज़रिए ये पहुंचता है केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल टारगेट एरिया तक, टू स्टिमुलेट द पर्टिकुलर फैक्टर, कि ख़ास किस्म के फैक्टर को जाके ये मुतारिक कर दे और वो फैक्टर जो है ना क्या करें, रिस्पॉन्स शो करें, एक्शन में आ जाए। इसकी अहमियत क्या होती है हार्मोन की? अजीज़ तलबा, इसकी अहमियत हम ज़रा देख लेते हैं कि हार्मोन इज़ ए केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हार्मोन एक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, केमियाई तौर पर ये एक नामियाती मादा है, एक कंपाउंड है, secreted by a plant and animal that function in regulation of physiological activity। कि ये हार्मोन जो होते हैं ये पौधों और जानवरों के जिस्म में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के तौर पर ग्लैंड से खारिज होते हैं, और ये पौधों और जानवरों के जिस्म की जो अफ़ाल हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, उसकी रेगुलेशन में किरदार अदा करते हैं, एंड इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, और उनकी होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं। जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से, केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हमारे सवालात का सिलसिला जारी है, और यहाँ तक हमने तकरीबन कोई 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चन मज़ीद आ रहे हैं जो अक्सर पेशतर पास्ट पेपर में आ चुके हैं। इसी को हमने देखना है कि व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, और इसके साथ साथ हमने देखना है कि बॉडी बैलेंस ईयर कैसे मेंटेन करता है,
टेटनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस क्या चीज़ है, और एक्रोमेगैली क्या है, क्वाइटर क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, हाइपोथैलेमस का रोल क्या है और इसके फंक्शन क्या होंगे। तो इसको जो है ना हम बतदरीज इन सवालात के जवाब डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोन तक हमने डिस्कस किया है जी। शब कोरी यानी रात को इंसान को नज़र ना आए, उसकी आंखें देखने के वाले से बिल्कुल कोरी हो जाएं, यानी कि ब्लैक हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे जी डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि डिम लाइट के वाले से और नाइट ब्लाइंडनेस के वाले से ह्यूमन आई की जो थर्ड लेयर है रेटिना, उसमें स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स। और रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट होती है रेडॉप्सिन, उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो होती है, एक तवील डेफिशिएंसी, एक प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी, वो ये जो है ना डिजीज़ काज करती है। तो लिहाजा इसको ज़रा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आप देख लें यहाँ पर। It is a disorder of eye in which a person is unable to see at night or dim light। ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें मुतासरा शख्स जो होता है वो डिम लाइट में, मध्यम रोशनी में या रात के वक्त देख नहीं सकता प्रॉपरली। इट इज जनरली रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ रिडॉप्सिन। बहुत खूबसूरत तरीके से इसका जवाब यहाँ पर जो है तहरीर किया गया है। और इसके अपोजिट एक और करैक्टर भी आप देख लें, एक और जो कंडीशन देख लें, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है बारहा पास्ट पेपर में। अगर आप रिव्यू करें डियर स्टूडेंट, वो ये है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक आँखों का मसला है, आँखों का मर्ज है, लेकिन ये कलर के वाले से है, और वो जो था वो विजन, नॉर्मल विजन के वाले से था एट डिम लाइट। कलर ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट अमंग 3 प्राइमरी कलर्स। ये इंसानी आँख से मुतालिक एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जीनियाती मसला है, जिसमें मुतासरा शख्स जो होता है 3 बुनियादी जो रंग होते हैं उनमें फ़र्क नहीं कर सकता, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इट्स इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पुअर डेवलपमेंट ऑफ आइडोप्सिन इन द कोन ऑफ रेटिना। तो ये मर्ज कब लाहक होता है कि जब रेटिना में पाए जाने वाले कोन की जो पिगमेंट है आइडोप्सिन, उसकी डेवलपमेंट या तो ना हो, एब्सेंस हो जाए, अगर हो तो पूरी हो, पार्शियली डेवलप हो, तो ऐसा शख्स जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस में मुतासर होता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी फैमिली में ये रन करता है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जा रहे हैं। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है और बारहा पूछा गया है कि हाउ डज ईयर मेंटेन बॉडी बैलेंस। ये बॉडी का बैलेंस जो है ना कैसे मेंटेन करता है। तो बड़ा मुख्तसर करके सिंपल अंदाज में जवाब यहाँ लिखा गया कि ह्यूमन ईयर के 2 पार्ट हैं, एक वेस्टिब्यूल और कॉकलिया। इस वाले से इनके रोल हैं। दी वेस्टिब्यूल हेल्प मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में वेस्टिब्यूल रोल प्ले करती है, जबकि वाइल एनी चेंज इन हेड पोजीशन इज डिटेक्टेड एंड केप्ट इन बैलेंस बाय कॉकलिया। कॉकलिया जो घोंगे की शक्ल का होता है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जनाब जो है ना हेयरी सिलिया टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और फ्लूइड होता है, ये क्या करता है कि सर की जो हमारी हालत होती है कि हमारा जो सर है, जो हेड है, वो किस पोजीशन में है, उसकी पोजीशन में जो थोड़ी बहुत भी तब्दीली आती है, हम दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे अपने सर को घुमाते हैं, गर्दन घुमाते हैं, तो इसकी में होने वाली ये तब्दीलियाँ डिटेक्ट होती हैं बाई कॉकलिया। इस तरह इंसान के जिस्म का पूरा वजूद का जो तवाज़ुन है वो ये 2 कान के हिस्से वेस्टिब्यूल और कॉकलिया जो है ना उसको बरकरार रखने में हेल्प करती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ द क्वेश्चन 16, व्हाट इज टेटनी, गिव इट कॉजेज एंड सिम्टम्स। टेटनी की कॉजेज एंड सिम्टम भी बताने हैं और इसको डिफाइन भी करना है।
टेटनस से डिफरेंट है। अ कंडीशन दैट इज ड्यू टू यूजुअली लो ब्लड कैल्शियम। एक जिस्म की हालत का नाम है टेटनी। ये इस वजह से होती है कि जब जिस्म में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए, जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी हम कहते हैं। ये ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाइपोकैल्सीमिया, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पैज्म ऑफ हैंड्स एंड स्पैज्म ऑफ वॉइस बॉक्स। तो इससे मुतासरा शख्स जो होता है उसकी आवाज़ पैदा करने वाला साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, और इसके हाथों की जो उंगलियां हैं उसमें अकड़ाव आ जाता है, स्पैज्म हो जाता है, वो जकड़ ले जाते हैं। एंड ओवर एक्टिव न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, और इसके दिमाग में जो मुख्तलिफ पैगामात पैदा हो रहे होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं, बहुत एक लिमिट से बढ़ जाते हैं। sometime related to epilepsy type. Tetany is generally considered to result from very low calcium level in blood. वो जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कि टेटनी तभी ये रिजल्ट होता है कि जब जिस्म में कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम लेवल को अगर रेगुलेट किया जाए तो टेटनी पे काबू पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना डायबिटीज़ के हवाले से 2 सवाल हमारे सामने हैं। डायबिटीज़ मेलिटस जिसको हम शुगर कहते हैं, और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करेंगे कि इनको अलग अलग ही सवाल आता है, बहुत कम इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है ये एक कंडीशन है जिस्म की, जिसमें मुतासरा शख्स बार बार पेशाब करता है, बार बार उसका यूरिनेशन जो है ना कंडीशन उसको फेस करनी पड़ती है, और ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। अ कंडीशन इन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ये बहुत ज़्यादा जो है ना पतला पेशाब इस सूरत हाल में पैदा होता है और जिस्म से खारिज होता है। एंड इंक्रीज थर्स्ट, और उस शख्स को प्यास बहुत लगती है। इट रिजल्ट ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन और एडीएच इन बॉडी। जब जिस्म में एडीएच या वैसोप्रेसिन का इखराज बहुत कम हो तो उस सूरत हाल में ये डायबिटीज़ इंसिपिडस बीमारी पैदा होती है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस? डायबिटीज़ मेलिटस क्या होती है, जिसको हम शुगर कहते हैं उर्फ आम में शुगर की बीमारी, यानी ये जो है ये क्या बीमारी है। इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने तहरीर किया है डियर स्टूडेंट कि अ डिजीज इन विच अ पर्सन पेंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। डिफाइन करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि ये एक बीमारी है जिसमें एक मुतासरा शख्स का जो लबलबा है, जो पेंक्रियाज है, वो नॉर्मल मिकदार इंसुलिन हार्मोन की पैदा नहीं करता। द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन BGC राइजेस, और मेन सिम्टम जो है इसके इंक्लूड लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनेस ऑफ मसल एंड टायर्डनेस। ये मेन सिम्टम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सिम्टम होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या चीज़ है? अ डिसऑर्डर ऑफ बॉडी in which a person have large hand, feet and jaw bones। ये इंसान के जिस्म का एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा मर्ज है जिसमें मुतासरा शख्स के बड़े बड़े हाथ, बड़े पाँव और बड़े यानी नॉर्मल साइज से हट के जॉ बोन होती हैं, चेहरे की जो है ना हड्डियाँ जबड़े की वो निस्बतन बड़ी होती हैं। दिस रिजल्ट ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन आफ्टर ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज जब मुकम्मल हो जाए और उसके बावजूद सोमैटोट्रोफिन जो है ना वो खारिज होता रहे, तब ये मर्ज पैदा होता है। तो उस शख्स के हैंड, फीट और जॉ बोन जो होती हैं नॉर्मल साइज से बढ़ जाती हैं। इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं।
चंद सवाल और रह गए हमारे इस हवाले से। व्हाट इज़ ग्वाइटर, जिसको हम कहते हैं उर्दू में गिलहड़, यानी गर्दन फूल जाती है, सूज जाती है, और इसी तरह ये मतलब जो है ना कंडीशन रहती है, इस पर रिवर्स करना मुश्किल होता है, इंक्रीज ही हो सकता है, डिक्रीज कम होता है ये मसला। अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैव ए लार्ज थायराइड ग्लैंड, एक ऐसा मर्ज है जिसमें एक मुतासरा शख्स की गर्दन के हवाले से आप देखें स्वेलिंग जो नज़र आएगी तो वो यूँ होती है कि उसका थायराइड ग्लैंड काफ़ी बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। दिस इज रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलॉन्ग लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, जब मुतासरा शख्स की खुराक में आयोडीन की काफ़ी तवील अरसे से कमी हो रही हो तो फिर ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये स्वेलिंग हो जाती है, लार्ज हो जाता है, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। एंड थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन इन दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। और इसका सर्जिकल जो है ना डियर स्टूडेंट ट्रीटमेंट होता है जो कि अक्सर फैटल होता है, नुकसानदेह होता है, जानलेवा होता है। व्हाट आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के आइलेट्स से क्या मुराद है? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, these are group of specialized cell found in endocrine parts of pancreas। पेंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो हम क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन यहाँ हम डील करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट जो होते हैं ना पेंक्रियाज के, उसमें जो है ना स्पेशल टाइप के सेल का ग्रुप होते हैं, उसको हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। दे प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन रिड्यूस बीजीसी, इंसुलिन का काम ही होता है कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करना, और जबकि ग्लूकागॉन जो होता है वो बीजीसी को इंक्रीज करता है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं एंटागोनिस्टिक तौर पर। ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। व्हाट इज हाइपोथैलेमस, गिव इट्स फंक्शन। ये डियर स्टूडेंट हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के हवाले से सवाल है, अक्सर ये पूछा जा सकता है, और इसको जो है ना हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। पहले तो सबको ये मालूम होना चाहिए हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट लाइज अबव मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है, जस्ट बिलो थैलेमस, थैलेमस से नीचे बिल्कुल। इन ह्यूमन, इंसानों में इट इज़ रफली द साइज ऑफ एलमंड, ये तकरीबन बादाम के साइज के बराबर का होता है। इट लिंक्स या इट कनेक्ट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इन दोनों के दरमियान ये ब्रिज का काम करता है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, जो उसके हार्मोन है, उसके अखराज को ये कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग, फीलिंग को कंट्रोल भी ये कर रहा होता है, जैसा कि पेन, प्लेयर, सॉरो और रेज, यानी कि गुस्सा जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है। लास्ट क्वेश्चन कि ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी और पार्ट ऑफ लॉन्ग बल के भी आ सकता है कि फोर ब्रेन के हवाले से सेरिब्रल लोब के फंक्शन जो है ना वो आपने डिस्क्राइब करने हैं, तो इसके आप हेडिंग देंगे और फंक्शन लिख देंगे। फोर लोब होती है डियर स्टूडेंट, तो इसके फंक्शन को हम उस हवाले से जो है ना मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। फर्स्ट लोब होती है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम है? कंट्रोल मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनको कंट्रोल करती है। परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, हमारे जो स्केलेटल मसल हैं बाजू के, टांगों के, गर्दन के, इसके कॉन्शियस कंट्रोल को ये इजाज़त देती है, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें फ्रंटल लोब का भी किरदार होता है। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, जो गुफ्तगू हम करते हैं, जो बातें हम करते हैं, जो कलाम हम करते हैं, उसमें जो हरकत सकनात का किरदार है, उसकी कोऑर्डिनेशन में भी ये फ्रंटल लोब रोल प्ले करती है। पैरेटल लोब, पैरेटल लोब क्या करती है? कंटेन सेंसरी एरिया दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, स्किन से आने वाले पैगामात को जो है ना
पैरेटल लोब डील करती है। ऑक्सीपिटल लोब रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, देखने के हवाले से, बसारत के हवाले से जो इंफॉर्मेशन जो है ना ऑप्टिक नर्व के ज़रिए पहुंचती हैं, वो पहले ऑक्सीपिटल लोब पे पहुंचती हैं और फिर ब्रेन उसको, यानी ब्रेन का ये पार्ट उसको एनालाइज करता है, रिसीव करता है। टेम्पोरल लोब कंसर्न विद द हियरिंग एंड स्मेल, ये लोब दो काम को डील करती है, सेंस ऑफ स्मेल को और सेंस ऑफ हियरिंग को। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ सवालात थे अराउंड अबाउट 23 के करीब, जिसको हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श मिल गए होंगे और आप अपने आने वाले इम्तिहानात के हवाले से इस चैप्टर के मुतालिक जितने भी सवालात एक्सपेक्टेड हैं रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 2020 से 2021 तक इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो एक और वीडियो लेक्चर होगा जिसमें जस्ट हम सवालात को एनालाइज करेंगे, उसके जवाबात को नहीं देखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।